कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने भक्तिन पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। तो आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा भक्तिन पाठ के संदर्भ में जान लेते हैं। हमारा जो प्रस्तुत पाठ है वह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। किस विधा में लिखा हुआ? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पिछली कक्षा में इस पर हम लोगों ने जिक्र कर लिया था, बात कर ली थी, और जो हमारी लेखिका है उनके संबंध में भी जान लिया था, और संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग पाठ के संदर्भ में और अधिक जान लेते हैं कि यह स्मृति की रेखाएं, जो उनकी पुस्तक है स्मृति की रेखाएं, उसमें संकलित है। हमें इस अध्याय को पढ़ना है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका जो भक्तिन थी, जिसका नाम भक्तिन था, उसके अतीत और वर्तमान को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, और उसके माध्यम से कई समस्याओं का, जो सामाजिक हैं, जो आर्थिक हैं, जो स्त्रियों को बंधन में रखते हैं, स्त्रियों के प्रति जो हमारा निर्दयी समाज है, उन सारी चीज़ों को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बड़ा ही दिलचस्प खाका खींचा है लेखिका ने। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। अगर आपसे पूछे कि भक्तिन का चरित्र बताइए, तो वह एक संघर्षशील महिला थी, कर्मठ थी और स्वाभिमानी थी। ये गुण उसमें विद्यमान थे। कैसे उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी। हम लोग जानते हैं हमारा जो समाज है वह पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात यहाँ पुरुषों का वर्चस्व है। पुरुषों को ही प्रथम अधिकार प्राप्त है। स्त्रियां दोयम दर्जे की नागरिक मानी जाती हैं। तो हमारा समाज पुरुषों द्वारा शासित है। अब उस पुरुष प्रधान समाज में, उस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है, वह आपसे और मुझसे छुपी नहीं है। आप लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग अपने आस पास सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह देखते हैं। उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि हमारा समाज किस तरीके से पुरुषों के पक्ष में है, स्त्रियों के पक्ष में ना के बराबर कहा जा सकता है। तो यह पुरुष सत्तात्मक समाज है। मैं इस पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, हम लोग विषय से विषयांतर हो जाएंगे। तो क्योंकि इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, रोज ही देखते हैं, अपने जीवन में आसपास सभी घटनाओं में ये दिखाई देता है। और छल छद्म भरे समाज में, यह समाज आप लोग सभी जानते हैं, एक दूसरे को मूर्ख बनाकर, एक दूसरे को दबाकर, कुचलकर, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, दूसरों को नीचे करके स्वयं को ऊपर उठाना और दूसरे के अधिकारों को छीन कर अपने आप को और ऊंचा उठाना, यही हमारा समाज करता है, करता आया है और संभवतः करता ही रहेगा। इस समाज में साधारण लोगों की कोई हैसियत नहीं है। वे चाहे जो कुछ भी कर लें,
उन्हें दमित और शोषित होना ही पड़ता है। यह समाज शोषकों से भरा हुआ है और यहाँ पर शोषित लोग कुछ भी ना करने के दुख में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो कह रही है कि छल छद में प्रत्येक मुहूर्त पर आपको छल का सामना करना पड़ता है। लोग आपको धोखे देते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, हमें मूर्ख बनाते हैं, हमारे सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही। पहले ही लेखिका ने क्या कह दिया कि यह पितृसत्तात्मक समाज है, तो फिर बेटियों की क्या स्थिति होगी? हैं तो स्त्रियां ही वो भी। तो भक्तिन अपनी बेटियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही, लेकिन अंत में उसे क्या प्राप्त हुआ? अपने ही लोगों द्वारा वह छली गई और फिर गांव छोड़कर शहर में आ गई। उसकी बेटियों के साथ क्या हुआ हम लोग पाठ में आगे जानेंगे। और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, उसका अंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता, इस बात को, इस शब्द को ध्यान दीजिए, स्त्री अस्मिता की संघर्ष पूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए कि यह स्त्रियों के अधिकारों के प्रति भी हमें नई दिशा, नई दृष्टि देता है कि किस तरीके से हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति है, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इस रूप में भी इस पाठ को देखा जाना चाहिए, यह लेखिका कहती हैं। तो इस पाठ में हम लोगों ने देखा इसका सारांश। अब हम लोग पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और समझते हैं। हम अगले पाठ में इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।